नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेरा 4th लेक्चर है और सेकेंड यूनिट का जो पिछले लेक्चर में मैं हेनरी फयोल के बारे में बताया था, इस लेक्चर में फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, टेलर साहब का सबसे पहले हम सभी को जानना क्या है, इनका टेन्योर कब से कब तक था। 1856 से 1915 तक, 1856 से 1915 के बीच इनका कार्यकाल रहा था और 56 में इनका जन्म हुआ था, 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके पहले मैं राइट साइड आप देखिए बुक्स के बारे में, प्रमुख इनकी बुक कौन कौन सी है। ए पीस रेट सिस्टम जो है वो 1895 में इसने लिखी है। उनके बाद शॉप मैनेजमेंट है 1903 में, 1903 में प्रकाशित हुआ है। इनके बाद है द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में, और लास्ट इनकी बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, 1911 में प्रकाशित हुआ। तो ये बुक आपको याद होनी चाहिए क्योंकि सवाल इससे पूछे जाते हैं। उनके बाद चलते हैं, परिचय जानते हैं इनके बारे में। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग के प्रबंधन पर गंभीर शोध प्रयास किए गए। टेलर विश्वास करते थे कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन एक सच्चा विज्ञान है जो हर तरह की मानवीय गतिविधि में लागू होता है। तो टेलर साहब का जन्म 20 मार्च 1856 को पेंसिल्वेनिया नामक जर्मन नगर में हुआ था। उनके बाद देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का जो विकास हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिकरण की एक नई विचार आनी शुरू हुई यूएसए में, जिससे एक प्रबंधकीय वर्ग का विकास हुआ। प्रबंधन का दायरा रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने मात्र से ज़्यादा व्यापक हो गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, हेनरी आर टाउन और हेनरी मेटकॉफ जैसे अग्रणी लोगों ने प्रबंधन की एक एकीकृत प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया और टाउन ने प्रबंधन के इस नए दर्शन को प्रबंध विज्ञान कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, टाउन जो है ने 1886 में द इंजीनियर एज इन इकोनॉमिक्स शीर्षक में एक पेपर प्रस्तुत किया। यह पेपर द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी को देख उत्साहित होकर टेलर ने शोध आरंभ किया। तो सवाल आ सकता है कि टेलर कौन से पुस्तक पेपर के प्रकाशित होने पर उत्साहित होकर उसने शोध आरंभ किया था। तो द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के पेपर शोध होने पर इसने शोध आरंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, टेलर के पहले शोध प्रबंध कौन था? उनका बुक था ए पीस रेट ऑफ सिस्टम। तो आप जानते हैं इनका 1895 में 1895 में यह बुक प्रकाशित हुआ था। तो को वेतन भुगतान संतुलन सिद्धांत के रूप में एक असाधारण योगदान माना जाता है। उन्होंने एक नई व्यवस्था की रूपरेखा रखी जिसके 3 हिस्से हैं। ए नंबर है, समय अध्ययन के जरिए कार्य का प्रेक्षण और विश्लेषण ताकि दर अथवा मानक निर्धारित किया जा सके। बी है क्या, अंशों के कार्य की भिन्न भिन्न दर है। और सी है, भुगतान व्यक्ति को करना न कि व्यक्ति के पद को। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरे शोध प्रबंध जो है, पहला शोध प्रबंध ए पीस रेट सिस्टम था। उनके बाद शॉप मैनेजमेंट है। दूसरा शोध प्रबंध शॉप मैनेजमेंट में टेलर ने कार्यशाला संगठन और प्रबंधन तंत्र की विस्तार से चर्चा की है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैं यहाँ सबसे पहले इसका जो पहला शोध प्रबंध था ए पीस रेट सिस्टम में, इसका क्या मुख्य योगदान माना जाता है? वेतन भुगतान संतुलन के बारे में है। सेकेंड जो शोध प्रबंधन शॉप मैनेजमेंट हुआ, ये कार्यशाला संगठन और प्रबंधन तंत्र की विस्तार की चर्चा की है। अपने इस पेपर में उन्होंने अपने प्रबंध दर्शन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। तो औद्योगिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रबंध
का उद्देश्य उच्च वेतन देना और इकाई उत्पादन लागत को कम करने का लक्ष्य होना चाहिए। प्रबंध तंत्र को प्रबंधन समस्या के निदान के लिए शोध और प्रयोग की वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्य की दशाओं ठीक करना चाहिए। इसी में श्रमिकों की नियुक्ति का वैज्ञानिक मानदंड होना चाहिए। प्रबंध को हर हाल में कामगारों के औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और नए कामगारों को निर्देश देना चाहिए कि वो काम के लिए मानक औजार और सामग्री का ही इस्तेमाल करें। श्रमिक और प्रबंधन के बीच दोस्ताना सहयोग होना चाहिए। टेलर कहते हैं कि पारंपरिक प्रबंधकों को अधिकारवादी नज़रिया त्याग कर एक नया उपागम विकसित करना चाहिए और अपने कार्यों के प्रति एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिसमें योजना, संगठन और नियंत्रण जैसे तत्व शामिल हो। टेलर मिडवेल स्टील कंपनी रहते प्रबंध की कुछ खामियां को चिन्हित किया है, जो निम्न है। तो ए नंबर है, प्रबंधकों को श्रमिक प्रबंधन जिम्मेदारियों का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। बी नंबर है, कार्य के प्रभावी मानकों का अभाव था। श्रमिकों द्वारा कार्य प्राकृतिक और व्यवस्थित सोल्डरिंग के कारण उत्पादन सीमित था। डी नंबर है, प्रबंध तंत्र काम को सही ढंग से स्वरूप देने और कामगारों को सोल्डरिंग से बाहर लाने हेतु समुचित प्रोत्साहन देने में नाकाम था। प्रबंध तंत्र के ज़्यादातर निर्णय अवैज्ञानिक थे, क्योंकि वे अनुमान, अंतर्ज्ञान, अतीतकालीन अनुभवों और व्यवहार पर आधारित थे। विभागों के बीच काम बंटवारे का कोई समुचित अध्ययन नहीं था। और लास्ट जी नंबर है कि कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी क्षमताओं पर विचार किए बिना होती थी। टेलर को श्रमिक प्रबंधन के झगड़ों, विशेषकर फोरमैन और कामगारों के बीच उत्पादन की मात्रा को लेकर होने वाले झगड़ों का कटु अनुभव था। इसी झगड़ों को समाप्त करने के लिए उन्होंने महसूस किया कि एक नई औद्योगिक योजना आवश्यक है। अतः वह कार्य के एक विज्ञान की खोज में लग गए। उसी वक्त टेलर ने मशीनी कलपुर्जों, रफ्तार धातुओं तथा सामग्रियों आदि के प्रयोग किए। बेलहम और मिडवेल स्टील कंपनियां में उनके द्वारा किए गए प्रयोग से धातु काटने की कला में क्रांति आ गई। इससे उच्च गति वाले इस्पात भी कभी खोज हुई। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में उनके द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स की बहुत तारीफ हुई। उनके इस प्रबंध को किसी बौद्धिक संस्था ने प्रस्तुत सबसे उत्कृष्ट शोध का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, टेलर ने अपने दूसरे प्रयोग में गति और समय का अध्ययन किया और इस बात का विश्लेषण किया कि श्रमिक मशीनों, औजारों और सामग्री को किस तरह इस्तेमाल में लाते हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष से उन्होंने कारखाना प्रबंधन की एक समन्वित व्यवस्था विकसित की। अपनी कारखाना व्यवस्था के विकास में टेलर ने जानना चाहा कि नियंत्रित परिस्थितियों में मशीन अथवा व्यक्ति दिए गए काम को किसी विशिष्ट प्रक्रिया के तहत विशिष्ट पदार्थों और पद्धतियों के अंतर्गत कितने समय में कर पाते हैं या उन्हें कितने समय में इसे करना चाहिए। उन्होंने तथ्यों को जांचने में वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल किया ताकि काम करने के सही ढंग अनुभवजन्य तरीके से तय किए जाएं, न कि परंपरागत तरीके से विराम घड़ी के जरिए। टेलर ने चयन की वैज्ञानिक पद्धति का आवश्यकता को भी स्वीकार किया। उनका विचार था कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। टेलर चाहते थे कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता का काम मिले। टेलर का प्रबंध अवधारणा क्या रहा है, ये देखते हैं। टेलर की प्रबंध अवधारणा। टेलर मानते हैं कि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता एम्प्लॉयर की अधिकतम संपन्नता को सुनिश्चित करना है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन यह है कि नियोक्ता, श्रमिक और ग्राहक के हितों में परस्पर टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई अंतर्निहित महत्वभेद नहीं है। टेलर का मुख्य जो सरोकार यह था कि उच्च उत्पादकता सबसे हित में है। उच्च उत्पादकता से कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलेगा,
प्रबंध को ज़्यादा फायदा होगा और ग्राहक को अधिक वेतन मिलेगा। प्रबंध को ज़्यादा फायदा होगा, ग्राहकों को उत्पादकों के लिए कम कीमतें अदा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, टेलर ने पाया कि प्रबंधन अपने कामों से बचता है। प्रबंधन, ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। टेलर ने पाया कि प्रबंधन अपने काम से बचता है और अपना बोझ श्रमिकों के सिर पर डाल देता है तथा खुद वह बहुत मामूली जिम्मेदारी उठाता है। उन्होंने सलाह दी कि प्रबंध को मानक तय करे, योजनाओं को बनाने, संगठन नियंत्रण, प्रोत्साहित योजना बनाने जैसी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। टेलर का कहना था कि प्रबंधन जो हेड है उनको भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत क्या दिया उसने, अब तो अवधारणा था। टेलर के प्रबंध दर्शन आपसी हितों और वैज्ञानिक प्रबंध के 4 प्रमुख सिद्धांत है। इससे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इससे आप इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे याद करने की भी कोशिश करें। तो कार्य के एक वास्तविक विज्ञान का विकास हो, टेलर का पहला सिद्धांत जो था, जिनमें से कुशल कारीगरों के जरिए अनुकूल परिस्थितियों में पूरे दिन का किया गया काम क्या होता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक अन्वेषण की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट है, कामगारों का वैज्ञानिक चयन और प्रागामी विकास होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित और चयनित कामगार तथा कार्य के विज्ञान को एक साथ लाना है। और फोर्थ पॉइंट है इनका लास्ट, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कार्य और उत्तरदायित्व का विभाजन हो। तो प्रबंधन और कामगारों दोनों के बीच जो है जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। मतलब इनका संक्षेप में 4 पॉइंट का मतलब यही है कि विज्ञान जो है काम चलाऊ नियम नहीं है। सेकेंड है ख नंबर कि वैमनस्य के बजाय आपसी सौहार्द होना चाहिए, मतभेद नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिवाद के स्थान पर पारस्परिक सहयोग होना चाहिए। सीमित उत्पाद की जगह अधिकतम उत्पाद होना चाहिए। प्रत्येक की अधिकतम कार्यकुशलता और संपन्नता दोनों का विकास होना चाहिए। तो प्रक्रियात्मक फोरमैनशिप देखिए इनका क्या था थ्योरी। टेलर ने इसमें श्रमिकों को आंशिक रूप से विशेषज्ञ 8 पर्यवेक्षकों से आदेश प्राप्त होते हैं। इस तरह टेलर ने कार्य का विभाजन सिर्फ कामगारों के स्तर पर ही नहीं अपितु पर्यवेक्षकों के स्तर पर भी किया है। 8 प्रक्रियात्मक अधिकारियों में से 4 को योजना बनाने की, जैसे रूट क्लर्क होता है, निर्देशक कार्ड क्लर्क, समय का लागत क्लर्क होना चाहिए, कारखाना अनुशासक होना चाहिए, और 4 अन्य क्रियान्वयन के लिए तो टोली बॉस, नीति बॉस, निरीक्षक, मरम्मत बॉस होना चाहिए। असल में हर मजदूर के 8 कार्यात्मक बॉस होंगे। इससे जल्दी प्रशिक्षित विशेषज्ञता हासिल करना भी आसान होगी। तो फोरमैन एक अच्छा फोरमैन साबित हो सकते हैं। तो उसमें 9 गुण होने चाहिए: शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, हस्त कौशल, ताकत, व्यवहार कौशल, ऊर्जा, धैर्य, ईमानदारी, विवेक और एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के सहायतार्थ कुछ और क्रिया विधियाँ भी विकसित की गई जो इस प्रकार हैं। समय अध्ययन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है समय अध्ययन। दूसरा है योजना कक्ष अथवा विभाग की वांछनीयता होना चाहिए। थर्ड नंबर है प्रबंध तंत्र में अपवाद सिद्धांत है। फोर्थ है कामगारों के लिए अनुदेश पत्र, आकलन दर। नेक्स्ट है विनिर्मित उत्पादों और उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरणों के वर्गीकरण के लिए स्मृति प्रणाली होना चाहिए, मार्ग निर्धारण प्रणाली होना चाहिए, आधुनिक लागत प्रणाली भी होनी चाहिए। तो 8 पॉइंट है। उनके बाद टेलर ने पाया कि वैज्ञानिक प्रबंध कोई कार्यकुशलता की युक्ति नहीं है, ये सभी युक्तियाँ वैज्ञानिक प्रबंध में सहायक हैं। उनके बाद देखिए इसने मानसिक क्रांति अवधारणा भी दिया। टेलर मानते हैं कि प्रबंध और कामगारों के हित एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यह भी पता चलता है कि परस्पर समृद्धि परस्पर सहयोग से ही संभव है। टेलर कहते हैं कि जब तक श्रमिकों और प्रबंधकों में एक विशाल मानसिक क्रांति नहीं होती तब तक वैज्ञानिक प्रबंध का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो इससे बारे में बहुत बार पूछा गया कि मानसिक क्रांति किसका अवधारणा है, मानसिक क्रांति से क्या अर्थ है। तो आपको मूल यही जानकारी रखना है कि जो प्रबंधन और कामगार है उसके दोनों को टेलर ने संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए मानसिक क्रांति उसने अवधारणा दिया था।
उनके बाद अब लास्ट देखते हैं कि टेलर के इस सभी सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। तो फर्स्ट, मजदूर संघ आधुनिक प्रीमियम बोनस व्यवस्था के जरिए उत्पादन बढ़ाए जाने की आधुनिक पद्धतियों के पतझड़ नहीं थे, पूरे मजदूर समुदाय के लिए खतरा था। सेकेंड, आलोचना हुआ, कार्य पद्धति और कार्य की परिस्थिति के प्रति सरोकार नहीं है। टेलरवाद सचमुच यांत्रिक पहलुओं पर ज़्यादा दिलचस्पी देता है। यह मानवीय पहलुओं की या तो परवाह नहीं करता या बहुत हल्के फुल्के ढंग से उन पर विचार करता है। इसका सबसे जो विरोध होने का यही कारण था कि इसने यांत्रिक पहलुओं पर ज़्यादा दिलचस्पी दिया है, मानव के व्यवहार पर नहीं दिया है। उनके आलोचक में से ओलिवियर सोल्डर है, अमेरिकी सुश्री मेरी फॉर्कर फॉलेट हैं, लेविस जॉन हैं, एल्टन मेयो हैं, पीटर ड्रकर, ये सभी इनके आलोचक हैं। उनके बाद टेलर जो हैं, टेलर वह कार्य संरचना को ठीक से समझ नहीं पाए। आलोचक कहते हैं इनके बारे में, कार्य को आयोजना और क्रियान्वयन के कारण भी आलोचना हुई है। हर्बर्ट साइमन और मार्च ने वैज्ञानिक प्रबंध को शारीरिक संगठन सिद्धांत भी कहा है। ठीक, ये ध्यान रखना है, ये आने की संभावना है आपके एग्जाम में। तो किसने शारीरिक संगठन का सिद्धांत, कौन से सिद्धांत को कहा गया है हर्बर्ट साइमन और मार्च के द्वारा? तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को। लास्ट देखते हैं निष्कर्ष क्या है। कार्यस्थल पर बेहतर निष्पादन की तलाश करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। कौन? टेलर साहब। औद्योगिक प्रबंध में तकनीकी का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके वैज्ञानिक प्रबंध ने लोक प्रशासन में बढ़ते आर्थिक सुधार और आर्थिक मितव्ययता पर गहरा प्रभाव डाला। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप ये समझ पाएँ कि टेलर के बारे में उसने क्या सिद्धांत दिया था। मैं आपको फिर से बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके इस पूरे नोट्स से क्लियर ना हो, लेकिन मैं वे ऑफ जो पढ़ाई का वे होना चाहिए, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या पॉइंट डालने हैं, वो आपको इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं आपसे यही वादे के साथ आगे नेक्स्ट लेक्चर और लाऊंगा और इससे आपको नेट जेआरएफ में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।